अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। केमिस्ट्री कैसी लग रही है और साइंस कैसी लग रही है। मुश्किल तो चीज़ें नहीं है, बहुत आसान है। अगर मुश्किल लग रही है तो मेरा नाम है बिस्मा असगर और मैं आई हूँ यहाँ पे आप लोगों को 10th की केमिस्ट्री पढ़ाने, जिसमें अभी तक हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अभी हम बात जिन चीज़ों की कर रहे हैं वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और मेजॉरिटी सोर्सेज आप सबको याद हो गए होंगे मेरे लेक्चर सुन के, मुझे इस बात पे यकीन है। आज हम मज़ीद भी कुछ सोर्सेज की बात करेंगे। सोर्सेज को हम स्टेप बाय स्टेप इससे लेके चल रहे हैं ताकि आपको भूले ना, पेपर में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। आज जिन सोर्सेज की बात करनी है वो है कि प्लांट से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से मिलते हैं, और साथ ही साथ लेबोरेटरी में जब सिंथेसिस स्टार्ट हुई है तो फिर कौन से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हुए। इन सब की बात करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें चलना पड़ेगा लेक्चर की तरफ। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज की, और जिसमें से हम काफ़ी सोर्सेज अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। जो सोर्सेज हमने डिस्कस किए हैं उसमें हमने उन सोर्सेज को डिस्कस किया है जो फॉसिल फ्यूल्स मतलब के डेड प्लांट से हमें मिलते हैं। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई। आज हम जिसकी बात करने लगे इस लेक्चर में वो है प्लांट से हमें और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि लेबोरेटरीज में या लैब्स में कौन सी चीज़ें जो सिंथेसाइज होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट से आपको मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, ऑयल्स। ये सारी की सारी बातें वो हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन आज हम थोड़ा सा इनमें डिटेल में जाएंगे। देखें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड ऑयल, ये सारी की सारी चीज़ें मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाती हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इनमें आते हैं, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के हिसाब से अगर बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो ऐसे फूड आइटम्स हैं जो मेजर क्वांटिटी में या जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए उनको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो समझ आया कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होता है। मैक्रो का मतलब होता है बिग, ठीक है। सिंपली आप नाम से देख लें, बिग मॉलिक्यूल्स होंगे, लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे और इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी होंगे। अब इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब आप कहेंगे मिस ये तो आपने पढ़ा दिया था, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स आगे मज़ीद क्या करते हैं, इसमें मज़ीद होता क्या है, वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं चाहती हूँ आप सबको आती हों, क्योंकि मुश्किल तो है नहीं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मिस ओवरवेलमिंग हो गया, इतना ज़्यादा पढ़े जा रहे हैं और सोर्सेज पे ही बात करे जा रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये चीज़ें इंटरेस्टिंग बहुत है, मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है। देखें, मैंने आपसे कहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिंथेसाइज होते हैं, तो थोड़ी सी तो क्यूरियोसिटी आती है ना कि ठीक है कैसे सिंथेसाइज होते हैं। अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, कैसे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स तो आप कह देंगे, लेकिन फिर अगर कोई आपसे पूछेगा कि ठीक है कार्बोहाइड्रेट्स में तो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ सिंथेसाइज हुए, कैसे हुए, उसका क्या जवाब देंगे आप। इसीलिए केमिस्ट्री को जब भी आप अधूरा छोड़ते हैं ना, तब आपके लिए केमिस्ट्री मुश्किल हो जाती है। केमिस्ट्री को कंप्लीट करना है हमने, तो कार्बोहाइड्रेट्स जिसकी हमने बात की थी उसमें हमने सिर्फ इतना देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं। ये होते हैं राइस में, बार्ले, मेज, व्हीट, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स बनते किस तरह से हैं, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स के बनने का जो प्रोसीजर है ना, ये होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ये बात आप सबने याद रखनी है। फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस वैसे तो आप सब ने पढ़ा भी होगा ऑलरेडी। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स का फूड मेकिंग प्रोसेस है इन वेरी सिंपल वर्ड्स। प्लांट्स से अपने लिए जो फूड बनाना है, जो खाना पीना प्लांट्स को चाहिए ना, जो खुराक चाहिए, वो है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस फॉर प्लांट्स। ठीक है, ये फूड मेकिंग प्रोसेस है फॉर प्लांट्स जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, वो ये होती है कि फोटोसिंथेसिस का जो आपका ये प्रोसेस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है, और साथ ही साथ इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से प्लांट्स का जो फूड बनता है उसको कहते हैं ग्लूकोज। ये बात समझ में आ रही है सबको। ग्लूकोज कहते हैं उसको, कार्बन डाइऑक्साइड। ये अब ये फाइनल केमिकल इक्वेशन नहीं है, ये वो फाइनल चीज़ नहीं है जो आप सब ने सोच लेनी है कि ठीक है बस ऐसे ही था केमिकल फार्मूला क्योंकि मिस ने ये बताया था। मैं सिर्फ चीज़ों को सिंपल करके आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए इसको याद रखना आसान हो। कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस में मैंने आपको कहा था कि जो आपके पास कंडीशंस गिवन होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
के रिएक्शंस कंडीशंस पे डिपेंड कर रहे होते हैं। आप कंडीशन चेंज करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस भी चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप कार्बन डाइऑक्साइड भी ले आए, आप सारा कुछ कर लें, लेकिन आप नाइट टाइम में ये प्रोसेस करके दिखाएं, सनलाइट की प्रेजेंस नहीं होती। सनलाइट की प्रेजेंस ना होने की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होने के बावजूद आपका ग्लूकोज मैन्युफैक्चर नहीं हो पाता नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस में। अब कुछ स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री माइंड जागता है और आपके जहन में आएगा कि फिर लेबोरेटरी में भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते रात में कोई लाइटिंग शाइटिंग लगा के। देखें, लेबोरेटरी में जो आर्टिफिशियल काम होते हैं ना, आप कभी भी उनको नेचर के इक्वल ला के खड़ा नहीं कर सकते। हमेशा याद रखने आपने, नेचर में जो चीज़ें ऑलरेडी हो रही है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनके मुकाबले में, उनकी क्वालिटी के मुकाबले में आप लैब में होने वाली चीज़ों को नहीं ला सकते। तो इसी वजह से ये नहीं हो सकता कि आप सारे के सारे प्लांट्स को लैब में ले जाएं कि आएँ आप यहाँ फोटोसिंथेसाइज करें, यहाँ पे आप फूड अपना बनाएं और रहने दें सनलाइट, हमने क्या करनी है। ऐसा नहीं होता। आपका जब भी प्लांट अपना फूड बनाएगा तो उसको सनलाइट की बहुत ज़रूरत है। इसका मतलब है कि ये प्रोसेस डे टाइम में होगा, दिन के वक्त ये प्रोसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है ना, वो आप सबने याद रखना है, वो है C6, चले इसको बड़ा कर लेते हैं, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्यों है? देखें, हर चीज़ तो हमेशा किसी बेसिक लेवल से स्टार्ट होती है, किसी छोटे लेवल से स्टार्ट होती है और फिर वो उस छोटी सी चीज़ पे बढ़ती बढ़ती बहुत बड़ी बन जाती है। ग्लूकोज समझ लें कार्बोहाइड्रेट्स का वही बेसिक लेवल है। जिस तरह घर बनाना है ना, पहले ईंट रखनी ज़रूरी है, ईंट नहीं रखी जाएगी तो घर नहीं बनेगा, ठीक है। इसी तरह से आप यूँ समझ लें कि जिस ईंट की हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के केस में, ग्लूकोज वो ईंट है। ग्लूकोज होगा तो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स फर्दर मैन्युफैक्चर होंगे, ग्लूकोज नहीं होगा तो बाकी कार्बोहाइड्रेट्स मैन्युफैक्चर नहीं हो सकेंगे। इस वजह से ये वाला जो ग्लूकोज है ये बिल्कुल समझ लें कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक है, कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स की बेसिक है। यहाँ पे मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप इन सब के सब स्ट्रक्चर सीखें, सारे स्ट्रक्चर्स को रिवाइज करें, क्योंकि अभी अगले चैप्टर्स में हमने इन चीज़ों को पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं चाहती हूँ कि आप सबको आती हो, वो ये है कि जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट होकर बहुत कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है। गौर से सुनना इस बात को, जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट होगा बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है जब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर्स में, तो इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में कन्वर्जन के प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन या पॉलीमर फॉर्मेशन। ये बात याद रखनी है, ये बात समझनी है, पॉलीमराइजेशन या पॉलीमर फॉर्मेशन। अब पॉलीमर्स क्यों कहते हैं? वैसे तो ये चीज़ें आगे पढ़नी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको क्योंकि इसका बेसिक नॉलेज होगा क्या कि यहाँ पे एक ग्लूकोज का यूनिट है, मैं इसका पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रही, जी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए ये बात। अब हमारे पास एक ग्लूकोज यूनिट आया और वो ग्लूकोज ने आगे फर्दर ग्लूकोज के साथ बॉन्डिंग करनी शुरू कर दी, इधर भी ग्लूकोज जुड़ गया, इधर भी ग्लूकोज जुड़ गया, और इस तरह करते करते आपके पास एक बहुत ही लंबा लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बन गया जिसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। ये अब वो स्ट्रक्चर है जिसमें क्योंकि बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, इसको हम कहते हैं पॉलीमर। ठीक है, इसको आपने कहना है पॉलीमर। पॉलीमर का क्या बेसिक मतलब क्या हुआ कि बेसिक यूनिट्स मिलेंगे और बेसिक यूनिट्स मिलके कोई बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देंगे। तो बेसिक यूनिट आपके पास क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज के मिलने की वजह से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेंगे। अब वो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होंगे? सुक्रोज, स्टार्च और सेल्यूलोज। हम सबको पता है सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज ये प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं तीनों चीज़ें। सुक्रोज भी प्लांट्स के अंदर मौजूद है शुगर फॉर्म में, स्टार्च भी शुगर फॉर्म, ये सब ग्लूकोज की फॉर्म्स है। सेल्यूलोज भी, लेकिन सेल्यूलोज कहाँ होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। सेल्यूलोज होता है स्टूडेंट्स वुड में। वुड के अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है और सेल्यूलोज ग्लूकोज से बनता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये पेपर में पूछ ली जाती है कि वुड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद है वो कौन सी होती है, या वो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स को आप क्या कहते हैं। तो उस कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स को आप कहते हैं सेल्यूलोज। ये बात याद रखनी है। तो हमने क्यों प्लांट्स के मैक्रोमोलिक्यूल्स को दोबारा पढ़ना शुरू किया? क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इतना देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स होते कहाँ कहाँ हैं।
आज हमने ये देखना है इस लेक्चर में कि कार्बोहाइड्रेट्स आपके बनते किस तरह से हैं। सबसे पहली चीज़ कि कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, जिसमें ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग होगी, और ये ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और फर्दर पॉलीमर्स बनाएंगे, और उन पॉलीमर्स में से 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, सुक्रोज, स्टार्च और सेल्यूलोज। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये आप सबने भूलने नहीं हैं। ग्लूकोज से बनते हैं, इन सब का बेसिक यूनिट ग्लूकोज है। आप ये भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक यूनिट ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक यूनिट आपके पास ग्लूकोज है। ये बात आप सबने याद रखनी है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला भी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि क्योंकि हम यहाँ पे C6H12O6 क्योंकि हम यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बेसिक चीज़ें हमें आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। मैं अब ये नहीं चाह रही कि आप सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को देखें। स्टूडेंट्स, आपको केमिस्ट्री भी आनी चाहिए। ग्लूकोज के बारे में जब आप इतनी बातें बताएंगे किसी को, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इतनी बातें जब बताएंगे और साथ आपने ये फॉर्मूला लिखा होगा, तो सोचें कि कितनी अच्छी इमेज बनेगी। तो इसी वजह से केमिस्ट्री पढ़ना मुश्किल लगता है, लेकिन जब समझ आ जाती है ना, तो किसी को समझाते वक्त जो प्राउड फीलिंग आती है ना, वो प्राउड फीलिंग हम सब ने लेनी है, जिसकी वजह से अभी हमने पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए और कैसे ओरिजिनेट हुए। अब चलते हैं प्रोटीन्स की तरफ। प्रोटीन्स कहाँ थे? पल्सेस में और बीन्स में। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी। लेकिन प्रोटीन्स बनते कैसे हैं? प्रोटीन्स बनते हैं स्टूडेंट्स फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन की वजह से। ये एक प्रोसीजर है जिसका नाम है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। और फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन होती किसके थ्रू है? बाय बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स की रूट्स में। वहाँ पे फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन होती है। अब फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन का क्या मतलब है? आप सबको पता होगा कि एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है N2 की फॉर्म में, ये इनर्ट है। एयर में नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब है कि ये रिएक्ट नहीं करती, ये कहीं पे इन्वॉल्व नहीं होती, हमारे इर्द गिर्द मौजूद है लेकिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, हमारे किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं। इनर्ट का मतलब ये है कि ये रिएक्ट नहीं करेगी। इनर्ट का मतलब है नॉन रिएक्टिव, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में कुछ आपको याद आ गया होगा कि हमारी नोबल गैसेस, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स सारे के सारे इनर्ट गैसेस कहलाते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते। नाइट्रोजन भी इसी तरह से रिएक्ट नहीं करती, लेकिन नाइट्रोजन एयर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। ऑलमोस्ट 79% आपकी एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो फिर इतनी नाइट्रोजन का क्या फ़ायदा अगर ये किसी काम ही ना आए, और केमिस्ट हो और किसी चीज़ का फ़ायदा ना निकालें? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो केमिस्ट ने देखा कि नाइट्रोजन के तो बड़े काम है, नाइट्रोजन इतनी जगहों पे यूज़ हो सकती है, तो क्यों ना नाइट्रोजन से बहुत सी चीज़ें बनाई भी जाएं। तो नाइट्रोजन से जो चीज़ें बननी हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले ये नाइट्रोजन जो इनर्ट है, ये नाइट्रोजन जो कहीं पे रिएक्ट ही नहीं कर रही, इसको रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। इसको रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन सबसे पहले रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी, इसको आप कहेंगे फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। और फिर उसके बाद प्रोटीन्स बनेंगे, और प्रोटीन्स आपको मिलेंगे पल्सेस और बीन्स में। अब समझ में आया कि ये चीज़ें हम दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पहले आपने ये नहीं पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनते हैं, ये नहीं पढ़ा था कि प्रोटीन्स कैसे बनते हैं। प्रोटीन्स अब कहाँ से बने? फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन से। मैंने आपसे कहा है कि केमिस्ट हैं, इंडस्ट्री में बनाते हैं, लेकिन उसके अलावा नेचुरली ये कैसे बनते हैं? ये प्रोटीन्स ऐसे बनते हैं कि प्लांट्स की रूट्स में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और वो बैक्टीरिया इस एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को नॉन रिएक्टिव से रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है, ताकि प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो सके। ये बात समझ में आई? यहाँ तक सारों को समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको कि कैसे कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं और कैसे हमारे पास प्रोटीन्स बन रहे हैं। अब चलते हैं विटामिन्स की तरफ। विटामिन्स और सिट्रस फ्रूट से मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, मैं नहीं बताऊँगी कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही बेसिक लेवल पे चीज़ें लेके चल रहे हैं, और मैट्रिक के स्टूडेंट को इतनी ज़्यादा चीज़ें 10th ग्रेड में आपको बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री की चीज़ें, मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पता होनी ज़रूरी नहीं है। तो विटामिन्स की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर तो जिक्र नहीं करेंगे, क्या पता हमारे किसी और चैप्टर में थोड़ा सा दिया हो। खैर डरे नहीं, अभी तक इतना याद रखें कि आपके विटामिन्स होते कहाँ पे हैं। आपके विटामिन्स होते हैं एप्पल्स में और सिट्रस फ्रूट्स में। ये दो चीज़ें हैं, ये आपने याद रखनी है। एप्पल्स और सिट्रस फ्रूट्स हम पहले भी देख चुके हैं, और सिट्रस फ्रूट्स पढ़ते ही थोड़ा सा आपको पिछला चैप्टर भी याद आ गया होगा कि एसिड्स
आपको सिट्रस फ्रूट्स में मिलते हैं। यही वो एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हमने स्टार्ट भी किया था। फाइनली हमारे पास ऑयल आता है। अब ऑयल कहाँ से आता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बोरिंग चीज़ नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये सुन लो बस मेरी बात। देखिए स्टूडेंट्स, आपके प्लांट्स के जितने सीड्स होते हैं ना, जितने भी सीड्स हैं, उनके अंदर से ऑयल निकलता है। आपके सनफ्लावर सीड्स हो गए, सोयाबीन के जितना ऑयल है, ये सारे के सारे आपके सीड्स में से निकलते हैं। तो प्लांट्स के सीड्स देखे हैं ना, वो जो बीज होते हैं, उन बीज के अंदर आपके ऑयल मौजूद होता है, जहाँ से ये ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है। तो ऑयल के बारे में अगर कहीं पे भी पढ़ो या कहीं पे कोई पूछे आपसे कि ऑयल बेसिकली कहाँ से आता है, तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि इतन यही ऑयल का ये बात है कि जी मैं जो ऑयल पढ़ाऊँगी उसी की बात हो रही है। आपके जितने नेचुरल ऑयल्स हैं ना, ये सारे के सारे सीड से डिस्कवर होते हैं। प्लांट्स के सीड्स के अंदर ऑयल्स मौजूद होते हैं, उनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और उन ऑयल्स में भी हमने जैसे बात की थी कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। तो आप समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से आए थे। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज की तरफ से, ग्लूकोज बेसिक यूनिट है, और ग्लूकोज को किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हुई, ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग हुई फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद ग्लूकोज बन गया कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक यूनिट। फिर पॉलीमराइजेशन शुरू हुई, पॉलीमर बने। पॉलीमर का मतलब है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बने जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने बनाए सुक्रोज, स्टार्च और सेल्यूलोज। आप पूछेंगे इनके स्ट्रक्चर्स किस तरह बनते हैं। ग्लूकोज तो एक ही ग्लूकोज है, अब ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएगा, तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अभी नहीं, लेकिन थोड़ी सी देर बाद डिटेल ज़रूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास यही चीज़ें मौजूद हैं। तब आपको जब मैं बताऊंगी, जब आपको समझ लग जाएगा कि कैसे आपके पास ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। उसके अलावा प्रोटीन्स की बात हमने कर ली कि जब तक आपके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगी, ये एनवायरमेंटल नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिव फॉर्म से रिएक्टिव फॉर्म में नहीं आएगी, तब तक आपके पास प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करवाते हैं? बैक्टीरिया करवाते हैं, जो प्लांट्स के रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। विटामिन्स के ओरिजिन में मैंने आपको बोर नहीं किया, आपने बस ये याद रखना है, एप्पल्स और सिट्रस फ्रूट्स। एंड फाइनली ऑयल। ऑयल कहाँ से आता है? प्लांट सीड से। पाम ऑलिव ऑयल की बात करें, आप ऑलिव ऑयल की बात करें, पंपकिन सीड ऑयल की बात करें, जिस मर्जी सीड ऑयल को, जिस मर्जी ऑयल को ले लें, ऑयल हमेशा निकलता ही आपके पास सीड्स में से है। ये बात आप सबने याद रखनी है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास और ऐसी कौन सी जगह थी कि जहाँ पे सिंथेसिस हो रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब यहाँ पे जो मैं बात करने लगी हूँ, ये बात नई नहीं है, ये हम सब जानते हैं कि 1828 तक समझा जाता था कि कोई वाइटल फोर्स थ्योरी एग्जिस्ट करती है। वाइटल फोर्स है, वो फोर्स एक्ट करेगी तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे, वरना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए ही नहीं जा सकते। 1828 के बाद आपका यूरिया डिस्कवर हो गया, NH2CONH2। यूरिया की डिस्कवरी ने ये बात प्रूव कर दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद से रबर्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई, आपके पास प्लास्टिक्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई, डाइज बने, एक्सप्लोसिव्स बने, ड्रग्स बने, मेडिसिन बनी। मतलब यूं समझ लें कि आपकी लाइफ की मेजॉरिटी चीज़ें आपके पास लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हुई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जो सिंथेसाइज हुए, और वो सिंथेसाइज आपके लेबोरेटरी में हुए, और फिर आपकी पूरी की पूरी लाइफ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से कवर हो गई। अब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमारी लाइफ में बड़ा मेजर रोल है। हम समझ रहे हैं मजाक है, ये मजाक नहीं है। आपके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें मौजूद है ना, वो सारी के सारी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैन्युफैक्चर हुई। चाहे आप रबर की बात कर लें, आप किसी फूड आइटम की बात कर लें, लेकिन फूड आइटम तो चले लेबोरेटरी में नहीं हुआ होगा मैन्युफैक्चर। आप मेडिसिन की बात कर लें, आप फ्यूल की बात कर लें, जो ऑयल, जहाँ पे ये जो फ्यूल यूज़ होते हैं ना ऑटोमोबाइल्स में, उसकी बात कर लें, आप किसी भी चीज़ की बात कर लें, आप सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल से बहुत से और ऑर्गेनिक मटेरियल्स बना भी सकते हैं। जैसे नेचर ने दिखा दिया कि ग्लूकोज से आप सुक्रोज, स्टार्च और सेल्यूलोज बना सकते हैं। तो आपको ये बातें समझ में आई कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे इर्द गिर्द एक लार्ज क्वांटिटी में एग्जिस्ट करते हैं। अभी आप इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें। प्लांट्स और लेबोरेटरी में सिंथेसिस का ये जो एक टॉपिक हमने पढ़ा है ना प्लांट्स के बारे में, और दूसरा हमने पढ़ा है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबोरेटरी, इसको फोकस में रखें, इसको समझें।
सोर्सेज समझ आ गए आपको। उम्मीद करती हूँ इसके बाद हम यूजेस पढ़ेंगे और यूजेस को भी देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या यूजेस होते हैं। लेकिन इन सोर्सेज को देखें, इनको समझें, गौर से पढ़ें और इनको याद करें, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे जाएंगे, फाइनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखेंगे, तब जब आप इनको लिंक करेंगे ना सोर्सेज से, तब आपको सही तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी समझ आएगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद भी हो जाएगी। तो अभी तक हमारे जितने भी सोर्सेज थे ना वो कंप्लीट हो गए हैं। मुश्किल नहीं थी, इंटरेस्टिंग बातें थी। अगर मुश्किल लगी है ना तो दोबारा रिवाइज कर लें, मुश्किल लगेगा ही नहीं फिर उसके बाद केमिस्ट्री, क्योंकि जब जितना आप उसको समझेंगे उतना वो जल्दी समझ आती जाएगी। आप सोर्सेज को रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सोर्सेज में से पेपर में क्वेश्चन आता है। सोर्सेज को आप रिवाइज करें। मैं अगले लेक्चर में आपके साथ और बातों के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।